साउथ एशिया का नक्शा ही बदल दिया। पाकिस्तान की आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। किसने आज़ादी दिलाई? हम मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज़ादी वो नहीं दिलाता। लोगों की मेंटेलिटी अभी भी वही क्यों? महिमा मंडन है तो बस एक परिवार का, ये फरेब, ये झूठ, ये कब बदलेगी? खोल के पढ़िए कहाँ पे है वर्णन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का। उनका उल्लेख है कि जिन्होंने हमने लाठी खाई। अरे लाठी तो हमारी भैंस भी खाती है, इसका मतलब थोड़ी ना कि हर भैंस को हम मिनिस्टर बनाए। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी, देश में रक्षा के क्षेत्र में बेखौफ राय देने वाले हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं? बहुत खूब। अब तक की जर्नी कैसी रही है? बहुत उम्दा। आई कांट कंप्लेन। देखिए मेरी यह जर्नी फौज की स्टार्ट हुई थी 1967 में, और इसके पीछे जो इम्पेलिंग फोर्स था, इन्फ्लुएंस था, वो मेरे बड़े भाई साहब 1965 के युद्ध में शहीद हो गए। वो कैप्टन थे 11 J&K राइफल्स में, और माइन से उनके शरीर को बहुत क्षति हुई, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। तो तब मेरे को बहुत उस वक़्त आक्रोश आया, और मेरे को मन में ठान ली कि मेरे को ज़रूर फौज में जाना है। उसके चलते मैंने NDA का इम्तिहान दिया। लोग बहुत घर में, आप समझ सकते हैं, बहुत ही वो लोग घबरा गए कि अभी एक लड़का खोया है, अब दूसरा लड़का जा रहा है, क्या हमने ठेका ले रखा है फौज में लड़के मरने के लिए भेजने का। खैर जो कुछ भी था, मैंने अपना NDA का एग्ज़ाम दिया। फादर बोले कि तुम फौज के लिए फिट नहीं हो, तुमको बहुत पढ़ने लिखने का शौक़ है, किताबों का शौक़ है, लाइब्रेरी में बैठे रहते हो, कपड़े तुम्हारे स्याही लगी रहती है, तो फौज में तो बड़ा अच्छा टर्नआउट चाहिए फौज में तो ये वो तो मैंने कहा मुझे कोशिश तो करने दीजिए। कहते तुम होगे नहीं बेटा। मैंने चलो ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो मैंने रिटन एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। फिर मैंने ये सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुलाया। उसमें मैं जब वो नतीजा आया तो पता चला कि साहब पूरे ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में मेरा नंबर 2 है, आर्मी नेवी में, और नंबर 3 इन दी एयरफोर्स, ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट। जबकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, अब तो और भी ज़्यादा अप्लाई करते हैं NDA के लिए। तो फिर बस मैं NDA गया, और 1967 में मेरी ये जर्नी शुरू हुई। 3 साल NDA, बहुत सीखा, बहुत दोस्त बनाए, बहुत रगड़ा पट्टी खाई। We had gone as boys, we came out as men। बच्चे गए थे, लड़के गए थे, मर्द बन के निकले वहाँ से। ठीक है, बहुत सख्त ट्रेनिंग है उधर की। और 71 में हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून पहुँच गए। और जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, अपने आखिरी साल की ट्रेनिंग, तो जंग के बादल छिड़ आए। मार्च में आप जानते हैं पाकिस्तान की आर्मी ने क्रैकडाउन किया था ये ढाका के अंदर, और कत्ल और गारत का दौर शुरू हुआ। रिफ्यूजीज की बाढ़, सैलाब जैसे वो भारत में आ गए, 10 मिलियन रिफ्यूजीज। और उस वक़्त हमको अक्टूबर में हमारे जो एडजुटेंट साहब थे, उन्होंने ड्रिल स्क्वायर में बुलाया हमारे बैच को, और बोला कि लड़कों, हम आपकी ट्रेनिंग के स्तर से बहुत खुश हैं, हम आपको 1 महीना पहले कमीशन देंगे। हमको दिसंबर 14 को कमीशन होना था, बोला कि आपको 14 नवंबर को कमीशन कर देंगे। हम बड़े खुश हुए, तालियां बजाई वगैरह वगैरह, क्योंकि एक दिन भी सीनियरिटी मैटर करती है फौज में। तो आपको एक थोक में सरकार 1 महीने की सीनियरिटी, तो खुश तो आप होंगे। तो वो एडजुटेंट साहब, जब हम लोग क्लैपिंग कर रहे थे, चीयरिंग कर रहे थे, तो एडजुटेंट साहब असिस्टेंट एडजुटेंट की तरफ मुड़ के उन्होंने धीरे से बोला, पुअर चैप्स, बेचारे ये नहीं जानते इनका क्या हश्र होने वाला। बोला क्यों सर, ऐसी क्या बात है? बोले देखो, ये जब तक पलटन पहुंचेंगे लड़ाई शुरू हो चुकी होगी, ना ये पलटन को जानेंगे ना पलटन वाले इनको जानेंगे। अब क्योंकि ये यंग हैं, अभी एकेडमी से आए हैं, बड़े कीन होंगे अपने को प्रूव करने के लिए, और दौड़ते आगे जाएंगे, सबसे ज़्यादा मारे जाएंगे। और साहब ठीक वैसे ही हुआ। 14 नवंबर को हमको कमीशन मिली, 10 दिन छुट्टी मिली, मम्मा पापा को देख लो, आखिरी दर्शन कर लो चाहे,
और फिर हम लोग ट्रेन में बैठे और जब हम सिलीगुड़ी में उतरे तो मेरे कोई 30-40 दोस्त उसी ट्रेन में थे, उसी हम लोग इकट्ठे ट्रैवल कर रहे थे। हम उतरे तो पूरा स्टेशन खचाखच फौज से भरा। तो हम एक दूसरे को गले मिलने लगे कि शायद फिर मौका मिले ना मिले टाइप। तो हमारे जवान बोले साहब जल्दी करो, ये स्टील हेलमेट पकड़ो, अपनी स्टैंड पकड़ो और चलो साहब, अपना बस पिट्ठू ले लो, पैक ले लो, जिसमें आपका कंबल और बाकी सब खाने पीने का हो। चलो साहब चलो पलटन बांग्लादेश में। हमने कहा साहब ये ट्रंक शंक कहाँ जाएगा? बोले साहब वो एनसीओ आया, वो ले जाएगा रियर में, आप चलो इधर। तो हम लोग ट्रक्स में बैठ गए अपने और कूच कर दिया। और हमारी सर्विस की पहली रात मेरे बैच के बहुत सारे ऑफिसर शहीद हो गए, बहुत सारे घायल हुए, किसी की हाथ उड़ गया, किसी की टांग उड़ गई, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन हमको बहुत फख्र है कि ये हमारा बैच था जो कटिंग एज पे था, फॉरवर्ड एज पे था, जबकि हमारी फौजों ने मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मात्र 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े। और ढाका 550 किलोमीटर हम 3 तरफ से एडवांस करते हुए ढाका राजधानी तक हमने कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान की आर्मी ने आत्मसमर्पण किया। 93,000 कैदी वहां पे पकड़े गए, हमारी गिरफ्त में आए और हमने बाहुबल अपनी बाजुओं के जोर पे एक नए देश का निर्माण किया और साउथ एशिया का नक्शा ही बदल दिया। साउथ एशिया क्या, दुनिया का नक्शा बदल दिया। लोग कहते हैं आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, तो हमने नक्शा बदल दिया। ठीक है साहब। और बहुत फख्र है कि हम इतनी बड़ी जीत के जश्न के साथ, जो कि शायद पिछले 2000 सालों में हमारी सबसे बड़ी, सबसे शानदार फतेह रही है, बांग्लादेश की फतेह। उसके पश्चात मेरे को फिर पंजाब में एज अ मेजर लड़ने का मौका मिला काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में। उसके पश्चात मैं कारगिल में अपनी पलटन की कमांड करी मैंने, 6 J&K राइफल्स। वहाँ बहुत नुकसान हुआ, हमारे 6 लड़के शहीद हुए, कोई 21 से ज़्यादा घायल हुए। एक हमको वीर चक्र मिला मरणोपरांत, 4 सेना मेडल, 1 विशिष्ट सेवा मेडल इसको मुझे मिला और हमको चीफ की साइटेशन मिली एज वन ऑफ द बेस्ट बटालियन। और वो चीफ ने खुद कहा कि ये वो पलटन है जिसने पाकिस्तान के घुटने टिका दिए थे लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद जब मैं ब्रिगेडियर बना तो मैंने अपनी ब्रिगेड की कमांड संभाली किश्तवाड़, और वहाँ भी बड़ी जम के लड़ाई हुई। जो मेरे साथ राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियंस थी, उन्होंने मार मार कर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया टेररिस्टों की लाशों का। और सबसे ज़्यादा एक साल में जो टेररिस्ट मारे गए वो मेरे इलाके में मारे गए थे। और वहाँ पे फिर पाकिस्तान की ISI ने एक षड्यंत्र रचा कि बदला लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से मुझसे, उस इलाके में 40% हिंदू और 60% मुस्लिम बहुल इलाका है, तो उन्होंने जो हिंदू थे, जो टेररिस्ट ग्रुप थे, उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू किया दूर दराज के गांव में, जो कि सड़क से घंटों दूर। और एक गांव में मारे 5, फिर मारे 8, फिर मारे 13, ज्यादातर औरतें बच्चे। और साहब वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया, बाहरी पलायन शुरू हो गया। तो कोई हिमाचल की तरफ भागे, कोई जम्मू की तरफ भागे, और मेरी तो आफत पे आ गई कि क्या हो रहा है साहब आपके इलाके में। तो खैर मैंने कहा कि अब मेरे पास 3000 जवान थे, 11,500 वर्ग किलोमीटर का पहाड़ी इलाका, 1 वर्ग किलोमीटर में एक जवान भी लगता तो 2/3 खाली रहता। मतलब कि मैं जिस गांव को बचाऊं वो वहां छोड़ के वहां हमला करेंगे, वहां जाऊं तो वहां करेंगे। ये तो नाच नचाने का काम था। तो मेरे को बड़ा आक्रोश आया। मेरे सीनियर हेडक्वार्टर्स ने बोला अरे तू नहीं कर पाएगा, रहने दे। तो मैंने बोला सर अब आप छोड़ दो, क्योंकि मैं ये थूका चाटने वाला नहीं हूँ, और मेरा टास्क है कि यहाँ के लोगों की हिफाजत करना। क्या धर्म है,
ये इज ए मटेरियल, वो हिंदुस्तानी है, और चाहे वो हिंदू हो, अगर हिंदू मार जाए इसका मतलब उनकी हिफाजत नहीं की जाएगी क्योंकि हम सेक्युलर है। ये सेक्युलरिज्म की क्या डेफिनेशन है साहब? तो मैंने कहा साहब कि मैं बचाव नहीं, मैं उस आखिरी गांव में गया गुलाबगढ़ जहाँ पे 13 मारे थे, और वहाँ जाके मैंने जो है खूब कॉर्डन सर्च कराया। तो वहाँ के लोग बोले साहब हमने नहीं किया, हमें वगैरह वगैरह। तो मैं कहा मुझे बताओ किसने किया? तो काफ़ी खुसफुसाहट के बाद उन्होंने बताया साहब ये 3 इन्होंने किया है, लश्कर तैयबा किया। ठीक है, तो कॉर्डन ऑपरेशन बंद करो। लेकिन अगले सुबह आपके स्कूल में मैं चाहता हूँ तमाम मर्द जो हैं इस इलाके के 10-15 गांव आसपास के वो यहाँ लाओ, और 16 की 60 की उम्र तक के जो हैं वो इधर लाए। वो वहाँ ले आए, इकट्ठा किया। तो मैंने उनको लाशों की फ़ोटो दिखाई जो कि उन्होंने मारे थे, छोटे छोटे बच्चे, बच्चियाँ, बूढ़े 70-80 साल के, उनकी लाशों की दिखाई। मैंने कहा क्या ये जायज़ है? तो बोले नहीं साहब, नहीं साहब। मैंने कहा कुरान शरीफ में साफ लिखा है जिहाद में भी औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान बख्श दी जाए। तो इसके चलते मैंने कहा ये तो खुदा अल्लाह ताला की हुक्म मंजूरी है और इसकी सज़ा आपको मिलेगी। तो मैंने कहा कि देखिए आपको लड़ने का शौक़ है, हमें तनख्वाह मिलती है लड़ने की, अब जगह बताइए, टाइम बताइए, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन इस तरह करोगे तो मैं तुम्हारा बुरा हाल करूँगा। और फिर मैंने कहा अबू मुस्तफ़ा, अबू गुलाम, अबू उमेर, ये 3 टेररिस्ट थे, तुम जहाँ भी हो तुम भाग लो, क्योंकि अब हिंदुस्तान की फौज हाथ धो के तुम्हारे पीछे, और चाहे मुझे 1 हफ्ता लगे, 1 महीना, 1 साल, मैं तुम्हें जहन्नुम के किसी भी कोने से ढूंढ के निकालूंगा, और जब मारूंगा कुत्ते की मौत मारूंगा, जला के मारूंगा। आपने चैलेंज किया? मैंने चैलेंज दिया वहाँ सबके सामने, और मैं वहाँ से ऑपरेशन बंद करके चला आया, और मुझे पक्का था कि ये चैलेंज रंग लाएगा। कुछ दिनों के बाद जो मेरा टॉप गुज्जर सोर्स था वहाँ पे, जो खबरें देता था, वो बड़ा लंबा चौड़ा 6 फुट 4 इंच का, तो वो मुझे बताया कि वो हमारे हेडक्वार्टर के गेट पे खड़ा हुआ है और मेरे से मिलने की गुहार लगा रहा। तो मैंने बोला उसको आने दो, तो वो आया। मैं बोला हाँ भाई हाँ भाई क्या खबर है? तो वो बोला कि साहब तूने जो धमकी दी ना वो बहुत अच्छा किया। मैंने कहा क्यों? कि बोले साहब अपनी छाया से डर रहे, किसी गांव में आधे घंटे से ज्यादा नहीं रहते, अगर कोई उनकी तरफ देखता है तो उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं कि तू मुखबरी करेगा। अब समझते हैं ना, मुखबरी करेगा, मार पीट रहे, तो लोग इतने परेशान हो गए कि हर गांव से खबर आ रही है। मैंने कहा ये कहानी छोड़, बता इस वक्त किधर है? बोले हाँ साहब। मैंने कहा तू ले जाएगा? हाँ साहब। बोले टाटा के घने जंगल में एक खुला मैदान है, वहां पे बीच में एक धोख, वहां जाके छुप गए ताकि कोई जंगल से भी एकदम इनको आके पीछे से धरपकड़ करे। अपनी जान की इनकी बहुत फिक्र पड़ गई। गुड। मैंने कहा इसको बुर्का पहनाओ, तो उसको उन्होंने बुर्का पहनाया। अब 6 फुट 4 इंच का बंदा, बुर्का यहाँ तक, उसकी बालों वाली टांगे दिख रही तो मैंने कहा चलो कोई इसको ले जाओ। तो उसको बुर्का पहना के मैंने अपनी पलटन में भेजा 26 RR। वहाँ पे अनिल साहब वहाँ पे लेफ्टिनेंट कमांडर होते थे। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अनिल मैं टॉप सोर्स भेज रहा हूँ, वो 3 का पता चल गया, किसी भी हालत में जाओ और उनकी लाश में देखना चाहिए। ठीक है सर। वो एकदम उसी वक्त निकल गए। तब तक शाम हो गई थी, जब तक उन्होंने घेरा डाला तकरीबन रात हो रही थी। तो जैसे ही घेरा डाला और हमला करने लगे तो वहां से ताबड़तोड़ फायर आया। 2 लड़के मेरे घायल हो गए बुरी तरह से, एक के तो सिर के थ्रू गोली गई थी, हाँ वो ऐसे फड़फड़ा रहा। तो ये बेचारा सीओ घबरा गया, उसकी काफ़ी नुकसान हो चुका था पहले भी ऑपरेशंस में, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था कि और लाशें जाए पलटन से। तो कहता सर मैं ऑपरेशन कॉल ऑफ कर रहा हूँ, ये मेरे लड़के मारे जाएंगे, क्योंकि अब तो हेलीकॉप्टर भी नहीं आएगा, अब तो रात आ गई।
मैंने बोला अनिल किसी भी हालत में घेरा नहीं तोड़ना, घेरा नहीं छोड़ना, मैं आगे आ रहा हूं, मैं तेरे लड़के ले जाऊंगा, भाई सुबह तक वो अस्पताल होंगे, हम उनको पहुंचाएंगे, लेकिन तू घेरा ना छोड़। क्योंकि उस वक्त तक क्या हुआ था साहब, हमारी सिग्नल इंटरसेप्ट होती, जो भी रेडियो कम्युनिकेशन हो रही है इलाके में हम उसको पकड़ लेते। तो मेरे को इंटरसेप्ट बताया मेरे सिग्नल वालों ने कि सर ये सुनो ये सुनो। तो उसमें वो टेररिस्ट बोल रहे अरे अबू मुस्तफा, अबू गुलाम, अबू उमेर फौज के घेरे में है, फौज उनकी जान की प्यासी है, कुछ भी करो उनका फौज का ध्यान बटाओ, उनको बचाओ। तो हम समझ गए कि ये वही है। तो मैं रातों रात गया, जाके वो नीचे लेके आए, मैंने उनको एम्बुलेंस में डलवाया, एस्कॉर्ट लगाया और नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो था उधमपुर में वहाँ भिजवा दिया। सुबह लड़के पहुँच गए वहाँ, सर्जन तैयार थे, गोलियाँ निकाली, वो दोनों बच गए, दोनों लड़कों की जान बची। मैंने कहा अब अनिल अब कोई फिक्र नहीं, अपने लड़के बच गए, गेट अप। तो उन्होंने फिर हमला शुरू किया और फिर ताबड़तोड़ फायर, क्योंकि एक घास का पत्ता वो कवर नहीं था वहाँ, वो खुला मैदान था बिल्कुल जैसे फुटबॉल फील्ड होती है, वो भी जंगल के बीच। तो फिर नुकसान हुआ, थोड़ा चोट लगी लड़कों को। तो कह रहा सर नुकसान बहुत हो रहा है, कवर नहीं, मैं रात को हमला करूँगा। मैंने कहा रात को तू छोड़ दे, तब तक ये यहाँ रहेंगे नहीं किसी न किसी तरह से, ये जैसे ही सांझ होती निकल जाएंगे, तो ये झोपड़ी को जला दे। आपने बोला? मैंने आदेश दिया कि जला दे इसको। तो बोला सर अगर कोई सिविलियन हुए तो अंदर, तो बड़ा सीधा इलाज है, लाउड हेलर लो, भोंपू लो और बोलो कि हम इसको जलाने वाले हैं, अगर कोई सिविलियन अंदर है तो हम 10 गिन रहे हैं, हाथ खड़ा करके बाहर आ जाए। किया कि हम इसको जलाने वाले हैं, जो कोई सिविलियन अंदर है तो हाथ खड़ा करके बाहर आ जाए। तो वहाँ अंदर से पंजाबी में गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ। तो उसने पूछा, कहता सर गाली दे रहे हैं वहाँ पे। तो मैं बोला पंजाबी में या हिंदी में या कश्मीरी में? बोले साहब ये तो पंजाबी बोल रहे हैं। अब तेरे को समझ आ गया कौन है, क्योंकि कश्मीर तो पंजाबी नहीं बोलते ना। हाँ सर, तो मैं कहा इस्तेमाल करो। कहता सर फिर भी कुछ हो गया तो? मैंने बोला देख ऐसा है, ये जो मेरा मैसेज है रिकॉर्ड कर ले, ताकि तेरे को बाद में कोई तकलीफ ना हो। हाँ तो रिकॉर्ड कर ले, फ्रॉम टाइगर फॉर टाइगर। टाइगर मतलब जो भी कमांडर एट ऑल लेवल उनको टाइगर बोला जाता है। मैंने कहा फ्रॉम टाइगर फॉर टाइगर, यूज थर्मोबारिक फ्लेम थ्रोअर नाउ, कंप्लाई आउट। ठीक है, तो उन्होंने फट से वो मैसेज मेरा रखा, यस सर। और वो हमारे पास रूसी थर्मोबारिक रॉकेट होता था, उन्होंने वो लेके शिज लेके मारा ठास से, और जहां वो फटता है 8 मीटर का दायरे में आग का शोला निकलता, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड एट द सेंटर। वो जल गया? जल गया। उसमें ये पता था कितने लोग मौजूद थे? उसकी तो राख राख मतलब हो गई साहब 300-400 फुट, क्योंकि वो चीड़ की लकड़ी की बनी वो थी। चीड़ की लकड़ी में गोंद होती है, समझते हैं आप? गोंद। तो वो बहुत जोर से आग पकड़ गई। तो साहब वो 300-400 फुट ऊपर लपटे गई, 1 घंटा जल के वो पूरा राख का ढेर हो गया। उसमें सर ये पता था कितने लोग थे? पूरा राख का ढेर हो गया। तो जब वो राख ठंडी हुई तो मैं बोला भाई चेक करो। तो वो लोग गए, चेक किया, लाश क्या मिल रही थी, वो तो जैसे दाह संस्कार हो गया था, और केवल हड्डी मिली। जहाँ रीढ़ की हड्डी थी वहाँ चूरा, ये हड्डी मोटी होती है, ये थोड़ी बची हुई थी। और 3 इस तरह उनको लाशों के स्केलेटन मिल गए। मैं कहा फोटो खींचो, लेकिन हथियार किधर है वो ढूंढ, क्योंकि असली हमारा प्रूफ है हथियार। तो उन्होंने फरोला तो देखा साहब कि जो AK-47 3 राइफलें मिली, जिनकी लकड़ी पूरी जल गई थी, और जो नाली थी उसकी ऐसे वो ऐसे मुड़ी हुई थी गर्मी से। आप हिसाब लगा सकते हैं कैसी मौत हुई होगी उनकी, और कैसी वो इतनी गर्मी की वो कलाश्निकोव ऐसे मुड़ गई। तो मैंने कहा खूब सारी फोटो लो डिजिटल कैमरे से, और अब
जो है वो बताओ उस गांव में कि कल मैं आ रहा हूँ। वो सारे इकट्ठे करें, सारे उसी स्कूल में। तो हम लोग एक पावर पॉइंट प्रोजेक्टर लेके गए। तो पहले मैंने दिखाई, मैंने कहा देखिए मैं आपसे 1 महीना पहले मिला था और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि जो जिहाद में भी औरतें, बच्चे, बूढ़ों की जान लेता है वो इंसानियत के खिलाफ जुर्म करता है और अल्लाह ताला का खौफ उसको सहना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये देखिए इसका अंजाम। फिर मैंने फ़ोटो दिखाई। तो वो सब बेचारे ऐसे ऐसे करके देख लिए, क्योंकि राख के ढेर के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा मैं समझाता हूँ, ठहरो। तो मैंने लेसर पॉइंटर लिया कि ये देखिए ये रीढ़ की हड्डी, ये देखा ये टांग की हड्डी दिख रही है, ये और ये देखो, मैंने ये देखो ये 3 AK राइफल है। देखा ये इतनी गर्मी थी कि ऐसे मुड़ गई और बहुत बुरी मौत मरे हैं। अल्लाह का खौफ इनको सहना पड़ा। मैंने कहा देखिए साहब, मैं एक बार फिर आपसे अर्ज करता हूँ कि आप में से कोई लड़ाई का शौक फरमाते हैं तो हमसे लड़े, हमको तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप ये औरतें बच्चे छोड़ दें, ये बूढ़े छोड़ दें, अब फौज से लड़े, हिम्मत है तो ठीक है। और किसी ने आइंदा ऐसा किया कि औरतें और बच्चे और बेकसूरों को मारा तो मैं ये हश्र करूँगा। आपने खुला चैलेंज किया था वहाँ पे? खुला चैलेंज। वो था साहब सितंबर 2001 से लेकर पिछले 2 साल पहले वहाँ पे फिर एक किलिंग हुई थी। नहीं तो ये इतने साल, 2 दशक किसी को, हिंदू को, माइनॉरिटी को हाथ नहीं लगाया सर, हाथ नहीं लगाया। यहाँ तक कि जब हमको ऑपरेशन पराक्रम के दौरान मेरे को अपनी पलटन लेके जाना पड़ा वहाँ से और बॉर्डर पे हम लोग पहुँच गए। और जब हम जा रहे थे, हमारी कॉन्वॉयज लोड हो रही थी, तो एक टेररिस्ट का हमने इंटरसेप्ट पकड़ा। तो वो कह रहा था अरे अरे फौज जा रही है, इलाका छोड़ के जा रही है। उसने कहा भाई और कुछ भी करना, हिंदू ना मारना, नहीं तो ये कुत्तों की तरह वापस पीछे पड़ जाएंगे और वापस आके हमारी जान के पीछे प्यासे हो जाएंगे, वो मत करो। आप समझे, ये तरीका है आबादी को बचाने का कि हर जगह को मत बचाओ, हर टारगेट को नहीं बचा सकते। लाखों करोड़ों लोगं को कहां से आप सिक्योरिटी दोगे? कितने कितने को ब्लैक कैट कमांडो दोगे? वो मिनिस्टरों के पास है, मिनिस्टर तो लिमिटेड है तो उनको आप दे सकते हो, यहाँ पे कहाँ दोगे? तो इसका तरीका तोड़ ये है कि बचाव मत करो, हमला करो। गो फॉर दोज हु आर किलिंग एंड किल देम। ये मैंने किया। टेरराइज द टेररिस्ट, बी नाइस टू द पीपल। लोगों से अच्छाई, दहशतगर्दों से बहुत बुराई, ये हमने किया और हम बिल्कुल कामयाब रहे वहाँ पे सारी माइनॉरिटी किलिंग्स बंद करने में। और सबसे खुशी की बात, मेरे करियर का सबसे सफल शायद मैं समझता हूँ मौका वही था जबकि जो भी हिंदू वहाँ से भागे थे, जिन्होंने हिमाचल में और जम्मू की तरफ पलायन किया था, वो वापस अपने घरों आ गए। शायद ये अगर वादी में किया जाता तो आज भी 5 लाख कश्मीरी पंडित घर से बेघर ना होते, विस्थापित ना होते। उसके बाद मेरे को कमांड दी गई रोमियो फोर्स की रजौरी पुंछ में, जो उस वक्त सबसे बड़ा उपद्रवी इलाका था जम्मू कश्मीर में। एक किश्तवाड़ था, दूसरा रजौरी पुंछ, ठीक है साहब। तो वहां भी मैंने अभियान चलाया, मार मार के 108 मार दिए उनके 1.5 साल के अंदर, और बाकी भाग गए इलाका छोड़ के भाग गए और शांति पड़ गई उस पूरे इलाके में। लोग पिकनिक जाने लगे। जब मैं गया तो वहाँ सिर नहीं उठा सकते थे, गोली चलती थी। जब मैं छोड़ के आया तो लोग पिकनिक मना रहे थे। आम जनता डूरी फॉल्स में यहाँ वहाँ पिकनिक मनाने शुरू हो गए थे, ठीक है साहब। और वहाँ मैंने एक स्कूलों में कंपटीशन किया कि तमाम स्कूलों के बच्चे गाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और कितने जोश से बच्चों ने पार्ट लिया, वो देखने ही बनता था। बहुत खुशी हुई मुझे कि कश्मीर के टेररिस्ट के घरों के बच्चे वहाँ पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा रहे हैं।
उसके बाद मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में आया, जहाँ की सबसे टॉप हमारे ब्रिगेडियर लेवल के अफसर पढ़ने आते हैं, और वहाँ पढ़ा कर मैं 2 साल रिटायर हुआ। वहाँ से मैंने अपनी पीएचडी भी की, जो कि रिटायरमेंट के बाद पूरी हुई। मैं ना सिर्फ कॉम्बैट एरियाज़ में रहा हूँ, मैंने अपने जो स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं उनमें भी मैंने बतौर इंस्ट्रक्टर के काम किया है। मैं IMA देहरादून में इंस्ट्रक्टर था। बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि जनरल बिपिन रावत, जो कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो मेरे कैडेट थे, मेरे हाथों ट्रेन हुए हैं। जनरल नारवाने साहब, जो कि आर्मी चीफ थे, वो भी मेरे कैडेट रह चुके हैं। हमारे दौरान वहाँ थे IMA में, और उनको मैंने ट्रेन किया। उसके पश्चात मैं स्टाफ कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रहा एज बतौर कर्नल। वहाँ मैंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अफसरों को सिखाया। और फिर आखिरी में मैंने लास्ट ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट थी मेरी नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस कॉलेज। नेशनल डिफेंस एकेडमी से अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी। नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली, वो खड़कवासला से दिल्ली का फासला मैंने पूरा किया, और वहाँ पे ना सिर्फ ट्रेनिंग हासिल की बट वहाँ ट्रेनिंग दी। ठीक है, तो ये जीवन का, मेरा फौजी जीवन का कारवां रहा है। NDC से 2008 में जब मैं रिटायर हुआ तो बहुत भावभीनी फेयरवेल दी वहाँ के लड़कों ने। हालांकि पलटन में होता तो बड़ी शानदार फेयरवेल मिलती, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट थी, ज़्यादा ट्रूप नहीं थे, फिर भी वो बेचारों ने बहुत ही परंपरागत तरीके से फेयरवेल दी। काफ़ी रोया धोया फौज को छोड़ते हुए। तो जब मैं आया, आंखें सूजी हुई थी, तो श्रीमती जी ने कहा, क्या बात है भाई, बहुत मायूस लग रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि आई हैव फॉट माई लास्ट बैटल, मैं अपना आखिरी युद्ध लड़ चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि इफ आई नो यू वेल, तो ये तेरी आखिरी लड़ाई नहीं है, तू लड़ता रहेगा। और ऐसा ही हुआ साहब। उसके बाद बहुत सारे कॉजेज में मैं लग गया। एक हमारी फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा का दौर चल रहा था, हथियारे, रेपिस्ट, मर्डरर, ह्यूमन राइट्स, फलाना, ये बकवास ऐसा था कि हमारे लड़के गोली चलाने में कतरा रहे। तो उस वक़्त मेरे को आर्मी चीफ साहब, तत्कालीन जनरल VK सिंह साहब ने बोला कि कुछ करो, ये जो दुष्प्रचार हो रहा है इसके खिलाफ कुछ करो, आवाज़ उठाओ। तो मैंने आवाज़ उठाई। मेरी देखा देखी कुछ और आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड, उन्होंने भी आवाज़ उठाया। आज मैं बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूँ ये पूरा नैरेटिव हम बदल चुके हैं। हमने देशभक्ति में स्कूलों में गया, मैं कॉलेजों में गया, मैंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ज्वाइन किया एज डेप्यूटी डायरेक्टर। उस वक़्त डोवल साहब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वहाँ पे डायरेक्टर थे। तो जब हमारी बिल्डिंग खड़ी हो गई, इमारत खड़ी हो गई, हम लोगों ने उसका आगाज़ किया था, तो मैं उनके पास गया कि सर क्या करना है, क्या क्या सेमिनार, क्या बुक्स छापनी है, क्या पेपर लिखने हैं, क्या करना है। तो बोले वो सब ठीक है, वो सब हो जाएगा। सबसे पहले आप और मैं देश के कोने कोने तक जाके स्कूल और कॉलेजों के बच्चों से बात करेंगे देशभक्ति और पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म के बारे में। और साहब कोई 2-3 साल लगातार मैं कभी अरुणाचल प्रदेश, कभी गुजरात, कभी कश्मीर, कभी कन्याकुमारी तक मैं घुमा हूँ। MP, UP, राजस्थान, ये सारे देशों में छोटे छोटे स्कूलों में, कॉलेजों में जा जा के बच्चों को देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में, फौज के जो हमारे मूल्य हैं उनके बारे में बताता रहा। ये मेरा नया अभियान था, नया युद्ध था। हमने युद्ध स्तर पे आज़ाद हिंद फौज और नेताजी की जो उनका इतिहास दबाने की कोशिश की गई, जो उनको बिल्कुल छुपा देने की, पर्दा डाल देने की कोशिश की गई थी कि हम जो शांतिपूर्ण तरीकों से लड़े हैं वो कहें कि केवल चरखा काट के आज़ादी मिली है, केवल उपवास करके, हमारा उपवास देखे अंग्रेज ऐसे रोए कि उनके आंसू ना रुके साहब, और वो बोले हम जा रहे हैं। ये बकवास है साहब। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। साहब माफ़ कीजिए और कुछ भी, मैं बहुत इज्जत करता हूँ गांधी जी की, वो संत थे, उन्होंने बहुत किया देश को मोबिलाइज करने के लिए, लेकिन आज़ादी वो नहीं दिला पाए।
आज़ादी दिलाई तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी इंडियन नेशनल आर्मी। कल ही लाल किले में एक फंक्शन हुआ जिसमें कि आज़ाद हिंद फौज के मेजर ईश्वर लाल सिंह, जो कि नेताजी के बहुत ही क्लोज थे, बहुत नेताजी उनको चाहते थे, बहुत उनकी प्यार करते थे, वो 94 साल की आयु में उनका निधन हो गया सिंगापुर में। और मरने के पहले उनकी एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी अस्थियां लाल किले में ले जाएं। उस लाल किले में जहां पे बहादुर शाह जफर की ट्रायल हुई थी 1857 की गदर के बाद, उस लाल किले में जहां पे कर्नल धिल्लन, कर्नल सहगल और मेजर जनरल शाहनवाज का ट्रायल हुआ था जनरल कोर्ट मार्शल, ठीक है, और उनको फांसी की सजा सुनाए वाले थे, फिर ट्रांसपोर्टेशन पे कर दिया और फिर वो भी उनको रिलीज करना पड़ा बगैर किसी, क्योंकि तब तक बम फट गया था पूरे भारतवर्ष और कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर, मुंबई, कराची, बड़े बड़े शहरों में दंगे फसाद शुरू हो गए। भीड़ गोली के ऊपर गोली चलाई लेकिन भीड़ रुकी नहीं, चलती आई। उस वक्त फील्ड मार्शल लॉकिनले, कमांडर इन चीफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी, उन्होंने अपनी सरकार को लिखा कि देखिए साहब, 25 लाख भारत के सिपाही हैं जो जर्मनी, जापान और इटली के खिलाफ जीत के आए, वो लड़ने में माहिर हैं। पहले तो 1857 में उनके पास अफसर नहीं थे, केवल एनसीओ थे, अब उनके साथ 25,000 अफसर हैं। नेतृत्व की कोई कमी नहीं, लीडरशिप की कमी नहीं, जो कि ठीक है। तो साहब, ये अगर इन्होंने विद्रोह कर दिया, और हमको अंदेशा है कि विद्रोह, छोटा विद्रोह फरवरी 1946 में, ये नवंबर 1945 में लिखी गई थी, एप्रिसिएशन। बोले साहब, क्या कहते हैं, फरवरी 1946 तक छोटा विद्रोह हो सकता है, और हमें अंदेशा है जून 1946 तक बड़ा विद्रोह फूट सकता है। साहब, मेरे पास केवल 40,000 घोड़े सैनिक हैं और 25 लाख भारतीय फौज है, पत्थर भी मारे तो हम टिक नहीं सकते। मेरा सुझाव ये है कि हम अपनी इज्जत का टोकरा लेके टाइम में निकल जाएं, जब तक समय है, और हमारे पास 18 महीने हैं केवल, और वो भी तब अगर आज अंग्रेज सरकार ये घोषणा कर दे कि भारत को आजादी देने वाली, तभी मैं रोक सकता हूं, नहीं तो मैं नहीं बचा सकता। और उसके बाद उन्होंने प्लानिंग शुरू करी कि किस तरह, जिस तरह अमेरिकन काबुल से भागे हैं हवाई अड्डे से, उस तरह जो सारे अंग्रेज अफसर, अंग्रेज अफसर, एनसीओ जवान, उनकी फैमिलीज, वो उन भारतीय शहरों पे आएंगी जहां हवाई अड्डे हैं या समुद्र के पोर्ट्स हैं, और वहां से वो फौज लड़ेगी और उनको टाइम देगी कि वो जहाज़ों में भाग जाएं, वो चाहे हवाई जहाज़ों में चाहे समुद्री जहाज़ों में भाग के अपने घर पहुंच जाएं और भारत अंग्रेज छोड़ दें। इस तरह फाइटिंग विड्रॉल करते हैं, ये असलियत है। और इसकी वजह आज़ाद हिंद फौज, जो कि पूरी लॉयल्टी जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी की थी राज की तरफ, उसे तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। आक्रोश पैदा हुआ था उससे। और फिर यही चीज़ फील्ड मार्शल वेवल, जो वाइस रॉय थे, उनके पास गई। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने लंदन भेजी। लंदन से आया, क्या तुम घबरा गए हो? क्या तुम्हारी पतलून खिसक रही है? तुम लोग बुढ़े हो गए हो क्या? तो बड़े आक्रोश में आकर फील्ड मार्शल वेवल ने प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली को चिट्ठी लिखी। इफ यू थिंक दैट आई हैव लॉस्ट माय नर्व, इट इज योर ड्यूटी टू रिप्लेस मी दिस मिनट। अगर आप समझते हो कि मैं अपनी नर्व खो बैठा हूं, तो आपका फर्ज है कि इसी वक्त मुझे मेरे ओहदे से हटाओ। उन्होंने तो राजा को चिट्ठी दी, किंग जॉर्ज को। इफ हिज मैजेस्टी थिंक्स दैट आई हैव लॉस्ट माय नर्व, इट इज योर ड्यूटी टू रिप्लेस मी दिस इंस्टेंट, बट यू इग्नोर माय एडवाइस एट योर ओन पेरिल। लेकिन आप मेरा परामर्श खुद के खतरे पे ही, राज के खतरे पे ही
इग्नोर कर सकते हो, अब इग्नोर नहीं, नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये है साहब कि किसने आज़ादी दिलाई हमको, उसका रहस्य। लोगों की मेंटेलिटी अभी भी वही क्यों है? ये कब बदलेगी कि चरखे से आज़ादी आई है? ये क्या पिछली जो सरकारें रही हैं उनकी ये गतिविधियां थी क्या? उनके एक एक व्यापक कैंपेन था साहब। आपके इतिहास के किताबें खोल के पढ़िए जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, खोल के पढ़िए, कहां पे है वर्णन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का? लाइन में नहीं मिलेगी आपको। महिमा मंडन है तो बस एक परिवार का, महिमा मंडन है तो चरखे काटने का, महिमा मंडन है तो उपवास का। एक गाल पे चांटा मारो, दूसरी गाल आगे करो, इस फलसफे पे। जबकि इससे नहीं मिली। 60,000 की आजाद हिंद फौज थी, इसमें से 26,000 शहीद हो गए साहब। 26,000, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप नेशनल वॉर मेमोरियल में जाए, कितने नाम है वहां जानते हैं? 26,682, 47 से लेकर आज तक, समझे आप? 47 से लेकर आज तक इतने नाम। वहां कितने में से? 13 लाख में से। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स 13 लाख की है आज। और 13 लाख में से 26,600 के करीब शहीद हुए हैं। यहाँ 60,000 में से 26,000, 44%, मतलब आधा फोर्स शहीद हो गया। लेकिन साहब क्या इस देश में एक पत्थर है जहां 26,000 का नाम लिखा? मैं पूछता हूं आपसे, आप कह रहे हो क्या वजह? क्या वजह? ये वजह दबा दिया गया, दफना दिया गया, छुपा दिया गया। इतिहासकार बिपिन चंद्रा, फ्रीडम स्ट्रगल का इतिहासकार, कोई 640 पन्ने की इतनी मोटी किताब लिखी है, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। तो मैं ढूंढ ढूंढ के उसमें पन्ने फरोलते फरोलते कितनी रातें मेरी बीत गई, नहीं कहीं मिला। तो उसमें साहब 640 पन्नों में से 1.5 पन्ना है, 1.5 सिर्फ किसके ऊपर? नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के ऊपर। जबकि जब क्लेमेंट एटली, लॉर्ड क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री अंग्रेजों का 1945 से 47, 48, 50 तक वो प्राइम मिनिस्टर था, जिसने साइन किया था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। वो जब कलकत्ता आया था और जस्टिस चक्रवर्ती के जो गवर्नर थे उस वक्त, उनके साथ ठहरा, तो उन्होंने उनसे पूछा था कि भाई 45 में आपने द्वितीय जंग जीत ली, ठीक है, उसके पहले महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट तो बुरी तरह फेल हो गई थी, तो फिर 47 में आप ऐसे दौड़ के भागे क्यों? तो उसने जवाब में 3 शब्द बोले, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, इनकी वजह से हमें भागना पड़ा। इनकी वजह से जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस की लॉयल्टी थी वो हमारे प्रति हट गई थी और हमारा रहना असंभव हो गया था, हमें जाना पड़ा। उसने फिर दूसरा सवाल पूछा, व्हाट देन वाज महात्मा गांधीज कंट्रीब्यूशन इन द ब्रिटिश लिविंग इंडिया? पॉइंटेड सवाल। और लॉर्ड क्लेमेंट एटली का जवाब उल्लेखनीय। इतिहासकार लिखता है कि लॉर्ड क्लेमेंट एटली का चेहरा एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान से भर गया और उन्होंने अंग्रेजी में स्पेल आउट करके बोला, MINIMAL, मिनिमल। ये मैं नहीं कह रहा था, ये कह रहे हैं लॉर्ड क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड 1945-1950। आपको अभी भी शक है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि साहब ये तो उन्होंने बोला जस्टिस चक्रवर्ती को, उन्होंने बताया हिस्टोरियन मजूमदार को, और फिर बोरा ने आर्टिकल लिखा। ये तो बड़ा घूमा फिरा लॉजिक है। आई एग्री। आप प्लीज जाइए, गो टू लंदन, गो टू द ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स और जरा दस्तावेज खुद पढ़ लीजिए। मैंने एक किताब लिखी है, बोस और गांधी, हु मेड इंडिया फ्री। बोस या गांधी, हमें आज़ादी किसने दिलाई? ये हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है इसका,
और भाषाओं में भी होने वाला है। और उसमें मैंने साइट नहीं किया कि साहब लेटर नंबर सो पेज नंबर सो, हमने फोटो कॉपी करके दस्तावेजों की किताब के साथ लगा दी है। जिनकी आंखें हैं वो खुद पढ़ लें कि फील्ड मार्शल लॉर्ड ऑकिनले ने क्या लिखा, फील्ड मार्शल वेवल ने क्या लिखा, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने क्या लिखा, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो अंग्रेजों के उसने क्या लिखा, वो सब है। जिनकी आंखें हैं वो पढ़ लें, जिनकी नीयत साफ है वो पढ़ ले। ये फरेब, ये झूठ जिसे आपने पाला है 75 साल, अब जाके साहब नेताजी का ये सरकार आई तो नेताजी की प्रतिमा राजपथ पे लाई जा रही। नहीं तो साहब वहां पे आपका क्या कहते हैं समाधि स्थल, शक्ति स्थल, ये स्थल वो स्थल। और नेताजी की मूर्तियां कहाँ थी? चावड़ी बाजार में, चावड़ी बाजार के गंदे से गंदे कोने में, जहाँ पे कि लोग डंप करते हैं सारा कचरा, वहाँ आपको नेताजी की मूर्तियाँ मिल जाएंगी। क्योंकि वही बेचारे लोकल लोग जो हैं छोटा मोटा जो कर सकते थे, उन्होंने अपना भाव भीनी श्रद्धांजलि के लिए छोटी छोटी मूर्तियाँ खड़ी करी। कोई भव्य मूर्ति कहीं नहीं बनने दी गई, क्योंकि वो सरकार का था कि अगर उनका महिमा मंडन हो तो एक परिवार का क्या हो। और साहब उसके चलते ये एक जो हिस्टोरिकल रॉन्ग था वो करेक्ट किया है इस मौजूदा सरकार ने। नेताजी की प्रतिमा तैयार है, जो कि हमारे वॉर मेमोरियल के आगे और इंडिया गेट के पीछे जो छतरी है, जहां कभी किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था, वहां पे वो खड़ा किया जा रहा है, कोई 28 फुट का स्टैचू। और हमें उम्मीद है कि शायद 21 अक्टूबर जबकि नेताजी ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की थी, उस वक्त वो जो है वो अनवेल कर दिया जाएगा। और अब हमारी सरकार से केवल एक ही विनती, एक ही अनुरोध है कि इसी साल, जो कि 125वां वर्षगांठ है नेताजी की जन्म शताब्दी, क्या है 125 ईयर्स हो गए, तो उसके अंदर ये जो शुभ कार्य इस सरकार ने किया है कि मेन स्ट्रीमिंग नेताजी इन द INE, गिविंग देम देयर राइटफुल प्लेस इन हिस्ट्री, ये वो पूरा कर दें। वो दिल्ली के अंदर या तो लाल किले के सामने या जहां मूर्ति आई है उसके सामने एक शहीद स्मारक, इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का एक शहीद स्मारक उन 26,000 शहीदों के लिए, जहां जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। अजीब बात है कि उनका कहीं उल्लेख नहीं, उनका उल्लेख है कि जिन्होंने हमने लाठी खाई। अरे लाठी तो हमारी भैंस भी खाती है, इसका मतलब थोड़ी ना कि हर भैंस को हम मिनिस्टर बनाएं। ये बहुत दर्द की बात है साहब, क्योंकि आप पूछिए उन परिवारों से जिनका सब कुछ लूट गया, जिनके ब्रेड अर्नर शहीद हो गए, पूछिए उस माँ से जिसका बेटा चला गया, पूछिए उस बच्चे से जो अनाथ हो गए। किस तरह ना सिर्फ उन्हें भारत की फौज में जो बचे थे वापस नहीं लिया गया, उनकी पेंशन रोक दी गई कि ये गद्दार है। और फिर ये पेंशन कब जारी की गई मालूम? जब जनता की सरकार आई, जनता सरकार जब आई मोरारजी देसाई, तब इनको पेंशन रेस्टोर। तो ये तो बेचारे सड़कों पे ला दिए थे, भिखारी बना दिए थे देश के लिए लड़ने के लिए। और आजाद भारत ने पहला गवर्नर जनरल कौन चुना? लॉर्ड लुई माउंटबेटन, एक अंग्रेज। और इसी अंग्रेज ने ये सितंबर 1945 में सिंगापुर गया, वहां नेताजी ने आजाद हिंद फौज का एक शहीद स्मारक खड़ा किया था। इसने बारूद लगवाकर उसको उड़वा दिया, had it destroyed। ठीक है साहब। और फिर 1995 में भारतीय मूल के लोग जो सिंगापुर में थे, उन्होंने जेब से पैसे खर्चे किए और एक INA के लिए स्मारक बनवाया। अब मलेशिया के भारतीय मूल के लोग पैसे खर्चे कर रहे हैं जेब से और एक स्मारक बनवा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आया साहब कि हम क्यों इतने निर्लज्ज हो गए हैं
या क्यों हम डरते हैं इतना अंग्रेजों से अभी भी, कि हमने अभी तक हिमाकत नहीं करी एक आज़ाद हिंद फौज का मेमोरियल बना दे। अब इस सरकार ने हिम्मत दिखाई है, उन्होंने नेताजी का स्टैचू वहां लगाया है जहां जॉर्ज 5 का पुतला था, किंग जॉर्ज 5। अब ये जो प्रक्रिया है, मेरी निवेदन है सरकार से कि इसे पूर्ण करें, इसे पूर्ण कर दें। एक आज़ाद हिंद फौज का वॉर मेमोरियल बना के दिल्ली में, तो लाल किले के सामने हो सकता है, क्योंकि वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था आज़ाद हिंद फौज का। तो वहाँ भी ठीक है, वहाँ नहीं किसी वजह से हम कर सकते, कोई कंस्ट्रेंट है तो वहाँ करिए जहाँ नेताजी की मूर्ति आई है। नेशनल वॉर मेमोरियल इस तरफ है, इस तरफ अगर आप एक आज़ाद हिंद फौज का मेमोरियल खड़ा कर दें तो बहुत ही एक त्रास हो जाएगा, एक तर्पण हो जाएगा। कहते हैं ना कि जो अपने बुजुर्गों को तर्पण नहीं करता, उनकी क्या कहते हैं हम लोग जाके वो करते हैं ना कुरुक्षेत्र में, जब कोई किसी का एक तो अस्थि विसर्जन होती है गंगा जी में, पिंडदान जो किया जाता है कुरुक्षेत्र में किया जाता है, तो जो तर्पण है पितरों का वो हो जाएगा अगर हम वॉर मेमोरियल बना दें। नहीं तो उनकी आत्माएं विचरती रहेंगी, आपको कोसती रहेंगी। ये आखिर पिछली सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? अरे साहब, पिछली सरकारों ने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि, अब माफ कीजिए मैं कहना नहीं चाहता था क्योंकि मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन नेहरू जी ने जब अंग्रेज सरकार थी तो एक घोषणा की थी कि अगर सुभाष जापानी सेनाओं के साथ INA को लेकर आता है तो मैं खुद तलवार उठा के उसके साथ लड़ूंगा। इन दोनों के बीच में काफ़ी वो तकरार थी, और अगर वो वापस एक बारी वैसे नेहरू जी ने पूछा भी था माउंटबेटन को कि भाई किधर है सुभाष बोस, उसे वापस क्यों नहीं लाते, तो उसको माउंटबेटन ने बोला था तू प्रधानमंत्री रहना चाहता है, प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं आप, इस तरीके की अगर उसको लाएंगे वापस तो तुम एक दिन नहीं ठहरोगे, लोग उसको चुनेंगे तुम्हारे खिलाफ। एज इट इज कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सरदार पटेल को चुना था फॉर प्राइम मिनिस्टर। वो तो गांधी जी, अंग्रेजों ने गांधी जी को बोला, गांधी जी ने दबाव डाला तो लोगों को एक्सेप्ट करने पड़े नेहरू। ये तो 16 में से 15 वोट गए थे सरदार पटेल, और जो एकमात्र वोट था वो नेहरू का अपने को था कांग्रेस वर्किंग कमेटी में। ये इतिहास है। और फिर हमारा जो पूरा इतिहास लिखा गया वो लिखा जो कि चापलूस इतिहासकार थे, जो कि महिमा मंडन एक परिवार का कर रहे थे, जो खुद गर्ज थे कि हमको अच्छी नौकरी मिले, सरकार हमको ओहदे दे, इनाम वगैरह दे, इसके लिए उन्होंने इतिहास लिखा था। तो उन्होंने तो नेताजी का नाम ही काट दिया। आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ दीजिए, उनका नाम और निशान मिटा दिया। तो अब समय आ गया है कि देखिए, ऐसा है कि सत्यमेव जयते, ये भारत की सरकार का मोटो है। सत्येन तितिष्ठाय जगत, ये वेद का वाक्य है। आप सत्य को दबा नहीं सकते, कुछ देर तक छुपा सकते हैं, आप उसे मिटा नहीं सकते, आप उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल नहीं सकते। और सत्य में बड़ी इनकन्वीनियंट आदत है कि जहाँ भी दफनाएं वो उभर कर निकलेगा और उजागर होगा। अब सत्य उजागर होना शुरू हो गया। अगला सवाल है साहब, आज के दौर को देखते हुए विरोधी आपके बयानों से पस्त हो जाते हैं। ऐसा क्या बचपन भी इसी तरीके का था क्या? किसका? मेरा? जी हाँ, लड़ने शड़ने का मेरे को शौक शुरू से था। हम लोग जैसे बच्चे चोर सिपाही खेलते हैं, हम सोल्जर खेलते थे, छोटी छोटी टॉय पिस्टल्स लेके और टॉय गन्स लेकर। और पहले हम टॉय गन से खेलते थे, फिर बाद में असली गन से खेला। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि मेरे पिता की तरफ से मैं वंशज हूँ ब्रह्म ऋषि परशुराम का। आप जानते हैं वो कितने मशहूर थे मार काट के लिए। और मातोश्री की तरफ से मेरे जो पूर्वज हैं वो थे ऋषि गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को लड़ना सिखाया। तो लड़ना मेरे जीन में है और मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे को
मेरी विरासत में मुझे मिला, स्वाभाविक है जो मेरे लिए। मैं सोल्जर, मैं हमेशा सिपाही रहूँगा।